क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है हमें क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दी गई है स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर बी में, और हमें फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर्स ए और बी स्टेटमेंट में जो दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्टली हम क्वांटम नंबर्स की अगर बात करें तो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? बच्चों बेसिकली क्वांटम नंबर्स क्या है? दीज आर द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए जो एड्रेस रहता है उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। उसमें n की वैल्यू रहती है l की, ml, और लास्ट में स्पिन की जो है यहाँ पर वैल्यू रहती है। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, जब n की वैल्यू 5 है तो डिफरेंट डिफरेंट l की यहाँ पर वैल्यूज आएंगी। तो कैसे होगा? n की जब वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी तो अकॉर्डिंगली l की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू जब हमारे पास 2 रहेगी तो l की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर? 1, बिकॉज हमें पता है l इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अकॉर्डिंगली वैल्यू n हो जाएगी और लास्ट में अकॉर्डिंगली ml की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ml की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर -1, 0 और +1, बिकॉज हमें पता है ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी? -1 से लेकर -l से लेकर +l तक। सिमिलरली हम क्या करेंगे? n3 निकालेंगे। n3 में l की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी, और ml की वैल्यू जो रहेगी बच्चों यहाँ पर वो रहेंगी -2, -1, 0, +1 और +2। सिमिलरली n4 l is equal to 3, accordingly ml will be -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। लास्टली हम निकालेंगे n5 के लिए। n5 के लिए l की वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहाँ पर 4, और ml की अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या रहेगी बच्चों यहाँ पर? इट विल बी -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, लास्ट में +4। हमें किसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों? ml इज इक्वल टू -1 के लिए। तो निकालिए ml -1 के लिए वैल्यूज निकालिए बच्चों। यहाँ पर ml -1 नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर एक -1 इसमें भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, ml रिप्रेजेंट करता है बच्चों हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करें तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में हमें पता है बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? किसी भी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो अगर इस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे, इसमें 2 रहेंगे, इसमें 2 रहेंगे, और इसमें भी अगर 2 रहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 + 2 + 2 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 8। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली देखिए बच्चों फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर बी की बात करें तो बी में देखिए हमें n भी दिया गया है, हमें l भी दिया गया है, हमें ml भी दिया गया, और लास्ट में हमें स्पिन क्वांटम नंबर भी दिया गया। मीन्स पर्टिकुलर मीन्स कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दिया गया है। जब हमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दिया जाता है बच्चों तो अकॉर्डिंगली क्या रहता है? वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स है किसी ऑर्बिटल में तो स्पिन क्या रहेगा? इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन रहेगा +½ और इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन रहेगा -½ ठीक है, तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे यहाँ पर? 1। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स दिए गए हैं। अरेंज दिस कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इनकी रिएक्टिविटी जो है फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली बच्चों आपको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर की बात करें तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर बेसिकली इट इज कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मतलब रिएक्ट करेगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। यहाँ से जो है नाइट्रोनियम आयन जो है वो निकल कर आएगा विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं बच्चों? हम इसी को हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब इस इलेक्ट्रोफाइल या सिंपली से नाइट्रोनियम आयन को रिएक्ट करना है इन तीनों कंपाउंड्स के साथ,
और किस कंपाउंड में जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रहेगी, यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, हमें पता है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और ये किस कंपाउंड पे सबसे ज़्यादा एक्ट करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? सबसे ज़्यादा हाई हो। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इन तीनों कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें बच्चों OCH3 की, मीन्स दिस इज बेसिकली एनिसोल। एनिसोल की अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए इसी में करते हैं हम। तो एनिसोल में देखिए क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन में क्या रहता है बच्चों? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा? लोन पेयर एग्जिस्ट होने की वजह से क्या करेगा? ये अपने जो लोन पेयर्स है वो कहाँ डोनेट करेगा? अपने लोन पेयर्स इट विल डोनेट ऑन द बेंजीन रिंग। एज ए रिजल्ट ऑफ विच कौन सा इफेक्ट लगेगा बच्चों? यहाँ पर लगेगा प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, साथ में दूसरा कंसेप्ट देखें तो ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो जिसकी वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ भी करेगा, लेकिन तो मतलब अकॉर्डिंगली माइनस आई इफेक्ट भी जो है अप्लाई करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। लेकिन अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट है जो है वो डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू दैट ऑफ माइनस आई इफेक्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा बच्चों? इस बेंजीन रिंग की जो है वो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पर हाई रहेगी, तो यहाँ की इसकी रिएक्टिविटी जो है वो हाई रहेगी। ठीक है, इसका अगर कंपैरिजन करें हम इन दोनों कंपाउंड के साथ तो देखिए बच्चों क्या होगा? NO2 के कंपाउंड के साथ बात करें, मीन्स नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो नाइट्रोबेंजीन में क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो क्या करेंगे? माइनस आई इफेक्ट अप्लाई करेंगे। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास चली जाएगी साथ में, और ये क्या करेंगे? दे विल ऑल्सो शो माइनस एम इफेक्ट, साथ में माइनस एम इफेक्ट भी जो है ये शो करेंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग से ये कंप्लीटली जो है वो मोस्ट एक्सटेंट तक क्या एक्सटेंड कर मीन्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये क्या करेंगे? स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेट कर देंगे बेंजीन रिंग को। स्ट्रॉन्गली दे विल डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये क्या रहेगी? इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्या रहेगी बच्चों? कम। तो देखिए बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा कम किसमें? 2 में और 4 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है और ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा इनकरेक्ट है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए और सी में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक हेलोजन है और हेलोजन का पता है हमें इट इज ऑल्सो दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स। तो ये क्या करेंगे? अपनी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। साइमल्टेनियसली दे विल ऑल्सो शो व्हाट? लोन पेयर होने की वजह से क्या करेंगे? कुछ सम एक्सटेंट तक बेंजीन रिंग को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, तो कुछ सम एक्सटेंट तक क्या करेंगे? ये प्लस एम भी शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस आई इफेक्ट जो है डोमिनेटिंग इफेक्ट रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्लस एम इफेक्ट। और माइनस आई और प्लस एम की बात करें तो हमें पता है प्लस एम जो है या सिंपली से मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट जो है वो सी कंपाउंड में ज़्यादा लग रहा है, और ज़्यादा रेजोनेंस होने की वजह से क्या है सी कंपाउंड में, या एनिसोल की बात करें तो वो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को जो है ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दिस क्लोरोबेंजीन। सो अकॉर्डिंगली हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सी में, उसके बाद बी में, उसके बाद ए में, और लास्ट में क्या हो जाएगी? सी में। तो अकॉर्डिंगली बी में। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा 4th जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को आपको आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट अबाउट द निकल 2 कॉम्प्लेक्स विद डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइन। ठीक है, मीन्स डीएमजी के साथ जो है निकल ने कंपाउंड की फॉर्मेशन की है। तो क्वेश्चन कहाँ से है बच्चों? बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस से कंपाउंड आया है, और मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते ही होते हैं।
तो आपको क्या करना है, इस कंपाउंड को जो है वो कंप्लीटली इस रिएक्शन को स्टडी करना है, साथ में इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है उनको अच्छे से याद करना है, मीन्स देखना है। तो अकॉर्डिंगली एक बार आपको चीज़ें याद हो गई, एक बार आपने इस चीज़ को समझ लिया ढंग से, तो आप अकॉर्डिंगली सिंपली इस क्वेश्चन को जो है वो कर सकते हो, अगर एग्जाम में दोबारा फिर से रिपीट होगा तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिख दिया यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो निकल क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, DMG के साथ। दिस इज बच्चों DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम। DMG के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, बेसिक कंडीशन में क्या करेगा, निकल क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम के साथ रिएक्ट करेगा। अकॉर्डिंगली हमारा ये कंप्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कौन सा कंप्लेक्स है बच्चों, ये दिस इज निकल 2 कंप्लेक्स ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइम। ठीक है, इस कंप्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में ये हमारे बाय प्रोडक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लेक्स का याद रखना है। ठीक है, आपके जो लिगेंड्स है इसका भी याद रखना है, कंपाउंड का, इस लिगेंड का स्ट्रक्चर एज वेल एज जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चन में वही पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इट इज़ अ रेड कलर कम्प्लेक्स। क्या ये रेड कलर कम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली इट इज़ रेड कलर पीपीटी जो है फॉर्म कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, सॉरी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इट हैज़ ए हाई सोलिबिलिटी इन वाटर एट pH 9। pH 9 की बात की जाए तो pH 9 क्या रहता है बच्चों, हमारा बेसिक कंडीशन मीन्स अल्कलाइन कंडीशन, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इस बेसिक कंडीशन में ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है, क्या ये सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या है, इट इज फॉर्मिंग रेड कलर प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट आर द इनसोल्यूबल कंपाउंड्स। प्रेसिपिटेट क्या रहते हैं बेसिकली बच्चों, इनसोल्यूबल सॉलिड्स रहते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, हायर या लोअर, एब्सोल्युटली लोअर। इसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो कम रहेगी, हायर नहीं रहेगी, बिकॉज सोल्यूबिलिटी कम है उसी वजह से प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर बी, द निकल आयन हैज 2 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, निकल हैज 2 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है बच्चों, तो अगर निकल की बात करें तो निकल का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 28। तो अकॉर्डिंगली इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे दैट विल बिकम 3d8 4s2। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है निकल कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है बच्चों, निकल इज फॉर्मिंग +2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए Ni2+, तो क्या हो जाएगा 3d8, इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। जब इसकी 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5, ये 3d ऑर्बिटल्स है, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। ठीक है, तो 3d इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कीजिए बच्चों। हम इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो है फिलिंग होगी। अगर हम बात करें DMG की बात करें, तो DMG के बारे में हमें पता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। DMG जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या करेगा, ये यहाँ पर पेयरिंग कर देगा। यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की जो है बच्चों क्या हो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली जो है ये हमारे ये ऑर्बिटल्स जो है ये फ्री हो जाएंगे टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म DsP2 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, DsP2। और हमें पता है जिन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 रहती है वो क्या करते हैं बच्चों, दे फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये फॉर्म करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए क्या दिया गया है, निकल आयन हैज 2 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कोई आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा, ये क्या है पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगी। द नाइट्रोजन निकल नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 डिग्री। हमने क्या स्टडी किया, दीज आर फॉर्मिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है,
दे फॉर्म ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल। इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और नाइट्रोजन, निकल और नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में जो है एंगल क्या रहेगा बच्चों, एंगल ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री जो है वो रहेगा। सो अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट जो है करेक्ट रहेगी। द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 4 5 मेंबर्ड मेटालासाइकल दैट इज मेटल कंटेनिंग रिंग्स। क्या 4 5 मेंबर्ड रिंग, तो 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है क्या। इस रिंग की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये भी एक सेकेंड रिंग हो गई। लेकिन इस रिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर रिंग है। तो बच्चों अकॉर्डिंगली क्या होगा यहाँ पर 2 5 मेंबर रिंग्स यहाँ पर जनरेट होगी, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन क्या होगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। 4 नहीं, यहाँ पर 2 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है हमारी, देखिए बच्चों बी सी और ई, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज बी सी और ई स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और एक बात बच्चों ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, इस हाइड्रोजन और इस OH के ऑक्सीजन के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या है, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर की जो है फॉर्मेशन करेगा। जब स्टेबल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा तभी जाकर जो है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट कर पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन following A to D cyclic structures, those which will not react with Tollens reagent are। तो Tollens reagent के देखिए बच्चों बहुत सारे रिएक्शंस हमने देख लिए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, तो इंपॉर्टेंट है Tollens reagent। आगे आप एक क्वेश्चन देखोगे वहां पर भी Tollens reagent अगेन पूछा गया है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसे ढंग से याद करो। ठीक है, तो Tollens reagent की बात करें तो हमें पता है Tollens reagent इज बेसिकली silver mirror test, it is silver mirror test used for identification of what, aldehydes। एल्डिहाइड CHO ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए टोलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर इन बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या रहता है बच्चों, जो रिएजेंट्स जो है, जो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो, जो शुगर्स जो है टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें तो उन्हें क्या करें, कहेंगे हम रिड्यूसिंग शुगर्स। जो शुगर्स जो है टोलेंस रिएजेंट के साथ जो है रिएक्ट करे, मींस उसमें CHO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और बाकी शुगर्स को क्या करेंगे हम, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो है वो कहेंगे। तो अगर इन कंपाउंड्स की बात की जाए, अगर देखो बच्चों, अगर किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वहां पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर वहां पर फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट दे देगा। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट वो दे देगा। लेकिन अगर हम बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बच्चों क्या रहता है, जिस तरीके से ये सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेमीएसिटल की फॉर्मेशन होनी चाहिए, हेमीएसिटल, और जिसमें क्या रहता है, फ्री OH ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन। यहां पर क्या होना चाहिए, एक फ्री OH ग्रुप होना चाहिए एट द एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंडा है, बेसिक ट्रिक है, जिससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, A और B C और D दिया यहाँ पर, तो एनोमेरिक कार्बन हमारी कौन सी है बच्चों, C। क्या ये हमारी एनोमेरिक जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर अवर एनोमेरिक कार्बन्स। और इन एनोमेरिक कार्बन्स के साथ हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्री OH ग्रुप। ठीक है, तो देखिए किनके साथ फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करेगा, मींस इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, यहां पर एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है, नो, तो ये शो नहीं करेगा। तो यहां पर एनोमेरिक कार्बन के साथ मींस फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है, नो।
और यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन के साथ क्या फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है, डेफिनेटली प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या शो करेंगे, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट को जो है ये शो करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच डू नॉट रिएक्ट, जो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो रिएक्ट कौन से नहीं करेंगे, बी और सी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बी एंड सी, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये यहाँ की बेसिक सिंपल ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो क्या है ये क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल एक्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं आपको, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से, सब सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनका बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना है उनके एटम्स के बीच का, ठीक है। सिंपल है। तो सिंपल तो तभी हो पाएगा बच्चों जब आपको क्या पता हो, स्ट्रक्चर्स पता हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पहला मॉलिक्यूल क्या है, HNO3। तो कैसे करेंगे इसे, इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। तो देखिए कितने यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर इतने लोन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की, तो दैट इज H2SO4। तो H2SO4 का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट की फाइंड आउट कीजिए, देखिए लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर इतने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो आपको क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए NF3 की बात करें तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक ही लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। लास्ट बात करें ओजोन की बात करें तो ओजोन का कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, 1 2 4 5 6। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6। इस वाले कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8। इस कंपाउंड की बात करें तो देखिए 1 2 3, एक बार इसके भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैं ज़रा भूल गया ऐसे ड्रॉ करना। तो देखिए इसके कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास 10 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। लास्टली 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है हमारे, देखिए NF3 के पास हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है NF3 को रखते हैं और बाकी सबको हम रब कर देंगे। नेक्स्ट इज क्या फाइंड आउट करना, बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। NF3 के मॉलिक्यूल की बच्चों अगर बात करें तो हमें पता है NF3 के मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। और हमें पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का जो आइडियल एंगल है दैट इज अराउंड 109 डिग्री रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है 109 डिग्री कहीं शो है ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कंसेप्ट जो हम देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, जो यहाँ पर लोन पेयर्स है और यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर्स है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगी, रिपल्शन रहेगी। इस रिपल्शन की वजह से क्या रहेगा बच्चों, बॉन्ड एंगल जो है देखिए इस तरीके से श्रिंक हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो है ऑप्शन हमारा 109 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट हो गया। अब 102 और 107 में कौन सा बॉन्ड एंगल रहेगा बच्चों, तो 102 और 107 में से फाइंड आउट हम किस तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर लोन पेयर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए
जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस तरीके से जो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट रहेगी हमारी। तो अकॉर्डिंगली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा बच्चों, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो इनमें आपस में जो फ्लोरीन के एटम्स जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगी। मीन्स इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो रिपल्शन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की रिपल्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बॉन्ड एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम 107 और 102 की बात करें तो कौन सा रहेगा बच्चों बॉन्ड एंगल, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, दैट इज बॉन्ड एंगल ऑफ 102 डिग्री। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बॉन्ड एंगल 102 डिग्री जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का कंसेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली आपको इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन दिया गया है और साइमल्टेनियसली क्या दिया गया, लिस्ट 2 में ऑफ चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डिटेक्शन। तो सिंपल से अगर बच्चों हम बात करें तो क्वेश्चन कहाँ से आया है, अगेन वही बात है, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक साथ में इनऑर्गेनिक एनालिसिस अच्छे से पता होने चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं स्कूल में, जब हमें प्रैक्टिकल्स में टॉपिक जो है पढ़ाए जाते हैं और प्रैक्टिकल्स में पढ़कर हम इसे प्रैक्टिकल्स में भूल जाएंगे। लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम्स की बात की जाए, जैसे जेईई मेन के एग्जाम की बात की जाए, तो यहाँ पर हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मीन्स अराउंड 1-2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये कोई टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इसे एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िए, आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। इन रिएक्शंस की बात की जाए तो ये तो फिर हमारे बेसिक बुक्स के रिएक्शन भी हैं, तो इसे इजीली हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, हम इजीली इनको सोल्व कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। देखिए फर्स्ट केस, बेयर्स टेस्ट दिया गया है। तो बेयर्स टेस्ट हमें पता है, बेयर्स रिएजेंट इज KMnO4। तो KMnO4 इज अवर बेयर्स रिएजेंट। तो क्या होगा, बेयर्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मींस एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए जो है रिएक्शन जो है ये यूज होता है टू फाइंड आउट देयर अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, KMnO4 का कलर क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर देखिए ए का करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप की बात करें तो ये क्या है, स्टीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो स्टीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा इसमें, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप। स्टीरिक अमोनियम नाइट्रेट जो अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है अल्कोहलिक ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, रेड कलर जो है वो अपीयर होता है, ठीक है। कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, और इस कम्प्लेक्स का कलर क्या होगा बच्चों, रेड कलर जो है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, जस्ट अभी हमने पढ़ा है उसे, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या है इसका दूसरा नाम, सिल्वर मिरर टेस्ट भी से हम कहते हैं। तो अपीयरेंस ऑफ सिल्वर मिरर जो यहाँ पर होगा। और लास्ट हो जाएगा हमारा फिनोलिक ग्रुप टेस्ट, मीन्स FeCl3 टेस्ट होगा, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एरोमेटिक अल्कोहलिक ग्रुप, दैट इज फिनोलिक ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगा, कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और उसका कलर क्या आएगा, वायलेट कलर जो है यहाँ पर अपीयर होगा, ठीक है। इजी और सिंपल टेस्ट है, आपको इनके रिजल्ट जो है वो याद रखने हैं। तो अगर हम इसका ज़्यादा रिएक्शंस लिखने रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो आप उसको इजीली अपनी नोटबुक्स या जो भी आपकी मैनुअल्स है उसमें आप इजीली देख सकते हो। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो इसका आंसर रहेगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए का 4th, तो 1 2 कट गया। बी का क्या रहेगा बच्चों, बी का रहेगा 1, बी का 1, ठीक है। सी का क्या रहेगा ऑप्शन नंबर, सी का 2 और डी का ये 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा, इजी सिंपल। नेक्स्ट इज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कैसे देखिए, सब्लिमेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड विद लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आया, अगेन दिस इज ऑल्सो फ्रॉम क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। एनसीईआरटी में जाओगे 11th क्लास के तो वहाँ पर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स इस तरीके का चैप्टर है, तो उसका ये सेकंड पार्ट जो है वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो सब्लिमेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? सब्लिमेशन की बात की जाए बच्चों, तो व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच a solid substance directly changes into gaseous state without passing through the liquid phase। अगर हम बात करें I2 की बात करें तो I2 जो है सॉलिड फॉर्म में लेंगे इसे जब हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? ऐसे कंपाउंड्स क्या शो करेंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस को जो है वो शो करेंगे। सिमिलरली कैम्फर भी ये प्रोसेस शो करेगा एंड नेफ्थलीन बॉल्स भी जो है यही प्रोसेस जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मेल्टिंग का प्रोसेस आपको दिख रहा है? कोई प्रोसेस नहीं है। मेल्टिंग का प्रोसेस कब तब होगा? जब लिक्विड फेज से जो है वो पास करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड फेज जो है वो स्किप हो चुका है, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो यूज होगा। नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a liquid increases as the external pressure is reduced। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure, ठीक है, of a closed container in a closed container। ठीक है, हमने कोई कंटेनर ले लिया, इसे हमने क्या क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर हमने लिक्विड फिलअप कर दिया। ठीक है, अब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या वेपर फेज में जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। एट दिस टेम्परेचर क्या होगी? यहाँ पर बॉइलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो इसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज टीबी जो है हम इसको नोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए अब क्या किया गया? एक्सटर्नल प्रेशर जो है रिड्यूस किया गया। एक्सटर्नल प्रेशर जब हम रिड्यूस करेंगे, Pxt जब हम रिड्यूस करेंगे तो अकॉर्डिंगली क्या होगा? अंदर का हमें क्या करना पड़ेगा? वेपर प्रेशर को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम वेपर प्रेशर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा वेपर्स की फॉर्मेशन होगी और उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर होगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? वी हैव टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर को हम बच्चों कैसे रिड्यूस करते हैं? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा मीन्स हमें कम हीट देनी पड़ेगी। जब हम कम हीट देंगे तो अकॉर्डिंगली क्या होगा? हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? लोअर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज, ना कि इंक्रीजेज एज द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग रहेगी। तो अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are false। So option number 4 is our correct option। Next is this organic compounds, organic reactions, जो मेरे फेवरेट टॉपिक है। तो देखिए क्या है? कंपाउंड P undergoes the following sequence of reactions। कंपाउंड P है, ये रिएक्शन से पास आउट हुआ है, तो इस कंपाउंड की जो फॉर्मेशन हो गई है, तो हमें P आइडेंटिफाई करना है। तो वही जैसे मैं बार बार दोहराता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो रिएक्शंस आपको बच्चों अच्छे से पता होने चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर इस लास्ट से हम रिएक्शन से जाएं तो क्या है? ये आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये क्या है? ये रिएजेंट्स कौन से रिएजेंट्स है? दीज आर क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड उसको हीट करेंगे। तो कौन सा रिएक्शन है बच्चों? कुछ याद आया आपको? दिस रिएक्शन इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन किस कंपाउंड्स के लिए फॉलो होता है? ये कन्वर्ट करता है अमीन्स को साइनाइड कंपाउंड में, मीन्स ट्रांसफॉर्म करता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स में ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये अमीन्स का रिएक्शन है। तो अमीन्स की फॉर्मेशन कैसे होगी? देखिए बच्चों, KOH दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हम अमाइड्स की जब क्या करेंगे? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल गया हमें? यहाँ पर कार्बाइल क्या है? दिस इज अमाइड। और अमाइड की फॉर्मेशन कैसे होगी बच्चों? अमाइड की फॉर्मेशन का रिएक्शन क्या होगा? NH3 के साथ जब हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को जो हम क्या करेंगे?
NH3 के साथ हीट करेंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाएगा बच्चों, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस अमाइड ग्रुप। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या हो गया, पता चल गया, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या पता कर लिया कि दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पर P में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर 2 में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंगली दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक बार इस ऑप्शन के साथ क्या है रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, तो देखते हैं कि अगर हमारा ये कंपाउंड आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसकी क्या करेंगे हम, हीट कर देंगे अमोनिया के साथ, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ठीक है, तो अमाइड की सिंथेसिस का ये वन ऑफ द रिएक्शन है, वन ऑफ द मेथड है। ठीक है, अमाइड्स की अब हम फर्दर क्या करेंगे बच्चों, हम क्या कर देंगे इसकी होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और जब होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होगी तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो है C डबल बॉन्ड O जो है यहाँ से हट जाएगा, और जब यहाँ से हट जाएगा तो कार्बन का एक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इन द रिजल्टेंट कंपाउंड। फर्दर हमने क्या किया, इसका CHCl3 के साथ इसको रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH और हीट कर दिया। तो कौन सा टेस्ट है बच्चों, ये कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी बच्चों, फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर आइसोसाइनाइड की। ठीक है, तो दिस इज अवर रिजल्टेंट प्रोडक्ट, अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन।